कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो स्कूल की स्टूडेंट्स थी, जिनमें एक का नाम सोई था। ये तीनों एक चर्च में आकर हाथ में मोमबत्तियां लेकर एक साथ वादा करती हैं कि आज रात अपनी जान लेकर हम मरने वाली है। ये कागज पर अपनी जान लेने का आखिरी नोट लिखती हैं और उस पर अपना अपना खून भी डालती हैं और मजीद उस पर हाथ रख के कसम खाती है। अभी वो ये कर ही रही थी कि तभी चर्च का दरवाजा कोई खटखटाता है, जिस वजह से तीनों काफी घबरा जाती है। इसी दौरान हम दूसरी तरफ स्कूल की बाहर एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बहन यूंजू के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी छत से कूदकर उसकी बहन यूंजू अपनी जान ले लेती है, जिस वजह से उसकी बहन काफी डर भी गई थी। साथ ही उसे काफी दुख भी होता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अगले दिन हम तीनों लड़कियों यानी सोई और उसके दोस्तों को स्कूल के ऑफिस में देखते हैं, जो कल रात मरने का प्लान बना रही थी। तीनों ही जिंदा थी, जिसका मतलब ही किसी ने भी अपनी जान नहीं ली थी। यह स्कूल की प्रिंसिपल और तीनों से जानकारी नहीं रखती है कि आखिर यूंजू ने अपनी जान क्यों ली होगी। इनमें से सोई सबसे ज्यादा दुखी थी। इस वक्त भी वो काफी जज्बाती हो गई, इसीलिए वॉशरूम में आकर रोने लगती है। दरअसल यूंजू सोई की काफी अच्छे दोस्त थी और ये दोनों हमेशा साथ में रहा करती थी। इससे पेश हम बाथरूम के बाहर खड़ी यूंजू की आत्मा को देख पाते हैं, जो लगातार सोई को ही देखती जा रही थी और वो सोई के पास आकर हाथ लगाकर उसे छूना चाहती थी। आवाज पे लगाती है और जब सोई नीचे मुड़कर देखती है तब तक यूंजू की आत्मा वहां से जा चुकी थी। अब जब सोई लास्ट में आती है तो यहाँ कुछ लड़कियां उसका रास्ता रोककर उसे परेशान करने लगती है और उससे यूंजू की मौत के बारे में पूछने लगती है, लेकिन सोई एकदम चुपचाप खड़ी रहती है, उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाती। इतने देर में यह सोई के दोस्त आकर और लड़कियों को अच्छा खासा सुना देती है और सोई का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाती है। आगे जब वो तीनों ये सोई और उसके दोनों दोस्त थे जो उसके साथ अपनी जान लेने वाली थी, वो लंच के टाइम लाइन में लगी हुई थी, जहाँ तभी एक बदतमीज लड़की आकर उन्हें फिर से परेशान करने लगती है। वो कहती है कि मुझे लगता है सोई कुछ छुपा रही है और ये यूंजू की मौत के बारे में जरूर कुछ जानती है, जो कहकर वो फिर से सोई से सवाल जवाब करने लगती है, जिस पर सोई की दोस्त उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि आइंदा के बाद इसे परेशान मत करना, वरना मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल को कर दूंगी। अगले दिन सोई अकेली लाइब्रेरी में जाकर जमीन पर बैठी होती है। वो काफी उदास लग रही थी क्योंकि यूंजू की मौत की वजह से अभी भी काफी दुखी थी, लेकिन तभी यहाँ उसकी दोस्त आकर उसे संभालती है। सोई उसे बताती है कि कल रात मैंने यूंजू को भी हमारे मरने अपने जान लेने के बारे में बता दिया था, तो मेरे ख्याल से उसकी मौत हमारी वजह से हुई, जो कि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो मैं मर रही थी, इसलिए उसने भी अपनी जान ले ली, यानी कि मरने का प्लान बनाया इन तीनों ने था, लेकिन सिर्फ वो ही मरी, जबकि इन तीनों ने अपनी जान नहीं ली। ये अभी तक जिंदा है, हालांकि इन्हें भी मर जाना चाहिए था। अब रात को से जब सोने की कोशिश कर रही थी तो बार बार उसे यूंजू के मरने का ख्याल आ रहा था कि कैसे उसने छत से कूदकर अपनी जान ली होगी और उसका खून ही खून हो गया होगा। अब इस वजह से सोई की नींद में उड़ गई थी। अगले दिन सोई यूंजू के फ्यूनरल पर जाती है, यानी जब उसे दफनाया जा रहा था। बिया यूंजू की बहन सोई को रोककर उससे पूछने की कोशिश करती है कि आप मुझे यूंजू के बारे में बताएं, उसने अपनी जान क्यों ली। मैं अपनी बहन को जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती थी, उसने तो उस रात मुझसे मिलने का वादा किया था, तो बताइए बड़ा उसने ऐसा क्यों किया। अब सोई उसकी बातें सुनती तो है, लेकिन बगैर कुछ बताए वहां से चली जाती है। घर जाने के लिए जब वो बस में बैठी थी तो यूंजू के साथ गुजारे वक्त को याद करने लगती है कि हम साथ में कितना खुश रहा करती थी, जो सब याद करके वो काफी जज्बाती हो गई। फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन स्कूल के सारे बच्चे चर्च में यूंजू के लिए दुआ करते हैं ताकि उसकी आत्मा को सुकून मिल सके। अब सोई उसे जगह पे पास जाती है जहाँ पर यूंजू ने अपनी जान ली थी। वो यहाँ भी उसकी बातें याद करने लगती है कि हम दोनों एक साथ वक्त गुजार के कितना खुश रहा करती थी। यहाँ में उनके पुराने वक्त का एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो हमेशा ये वादा करती थी कि हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। ये सोचकर सोई आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसकी दोस्त आकर उसे रोक रही थी, कहने लगी कि हमने यहाँ न आने का वादा किया था, तो फिर तुम यहाँ क्यों आ गई। खैर जो भी है, चलो मेरे साथ, जो कहकर सोई को अपने साथ ले जाती है। अब यह छत पर यूंजू की आत्मा खड़ी थी जो उन दोनों को जाता हुआ देख रही होती है। अगले दिन सोई जब क्लास में थी तो देखती है कि अचानक उसकी उंगली से खून निकलना शुरू हो गया है। पूरा हाथ ही खून से भर गया, जो देखकर वो काफी डर गई, एकदम चौंक कर आवाज निकालती है, जिस वजह से सारी लड़कियां उसे देखने लगती है। अब जब सोई दोबारा से अपना हाथ देखती है तो वहाँ कोई खून नहीं था, जिस वजह से उसे काफी हैरत हुई। क्लास खत्म होने के बाद सोई और उसकी दोस्त जब बाहर जा रही थी तो वहाँ एक शीशे के दरवाजे पर सोई और उसके दोस्तों के नाम लिखे थे, साथ में ये भी कि लड़कियां यूंजू की मौत के बारे में छुपा रही हैं, उस बारे में ये सारे सच्चाई जानती हैं।
अब ये देखकर सोई की दोस्त को उस बदतमीज लड़की पर शक हुआ, इसीलिए वो फौरन उसके पास जाकर पूछती है कि तुमने हमारा नाम और हमारे बारे में वो बकवास क्यों लिखी वहाँ। जिस पर वो कहती है मैंने नहीं लिखा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और हो सकता है ये युंजू की आत्मा ने लिखा हो। रात के वक्त सोई और उसकी दोनों दोस्ती चर्च पे मिलती है। यहाँ सोई उन दोनों को कहती है क्यों ना हम स्कूल में सबको सारी सच्चाई बता दें, जिससे अमीर अभी भी कोई परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर दोनों दोस्ती काफी हैरान रह जाती है, कहती है नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकती, अगर हमने सारी सच्चाई बता दी तो हमें स्कूल से निकाल कर कहीं और भेज दिया जाएगा, साथ ही हमारी काफी बदनामी भी होगी, कोई भी इज्जत नहीं करेगा हमारी। सब क्या सोचेंगे। जिस बात पर स्वयं मान जाती है ये कह रहे हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अब जब ये तीनों घर के लिए जा रही थी तो उनकी एक दोस्त बार बार पीछे मुड़कर देख भी लगती है। सोई और दूसरी दोस्त जब उससे पूछती है कि क्या हुआ, कौन है पीछे बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रही हो, वो जवाब देती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कब से हमारा पीछा कर रहा है। पर उसकी दोस्त ये की बात को टाल देती है कि तुम युंजू के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। मेरी बात मानो, उसे अपनी जेन से निकाल दो, इतना मत सोचो उसके बारे में। अब इस स्कूल के एक और बच्ची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश करती है क्योंकि उसकी क्लास की लड़कियां उसे बहुत परेशान करती थी, जिस वजह से उसे सुकून पाने के लिए मरने के अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। कूदने के लिए उसने जैसे अपने कमरे की खिड़की खोली, अचानक वहां आकर युंजू उसे रोक लेती है। साइड में आकर पहले उसके ऊपर थप्पड़ मारती है, फिर उसका गला घोटकर वो उसकी जान ले लेती है। अब रात की वक्त सोई थी, एक दोस्त को उसकी डैड काफी मार रही थी क्योंकि वो फुल शराब के नशे में थी। अपनी बेटी को इसलिए मार रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही, क्योंकि पेपर्स ने उसके नंबर कम आए थे। उधर सोई की दूसरी दोस्त एक चाबी की मदद से अपनी सारी किताबें फाड़ने लगती है क्योंकि उसे पता चला था कि इस बार फर्स्ट कोई और आया है, कि वो चाबी अपने हाथ में पकड़ लेती है। यहाँ हमें पता चला कि ये चाबी वो स्टूडेंट को दी जाती है जो पूरे साल फर्स्ट आता है, पर क्योंकि इस बार फर्स्ट कोई और आया था इसलिए अगले दिन प्रिंसिपल उसे वो चाबी वापस मांगती है, जिस पर वो कहती है कि प्लीज ये चाबी मेरे पास देने दीजिए। यहाँ हमें पता चला कि इस बार फर्स्ट ग्रेसर युंजू आई है जिसकी मौत हो चुकी है। ये जानवर सोई की उस दोस्त को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आ गई, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी फर्स्ट वो ही आना चाहती थी। वो और जाती है अपनी दूसरी दोस्त के पास क्लास में, जहाँ वो देखती है कि उनकी दोस्त की आंख पर चोट लगी है क्योंकि कल रात उसके डैड ने उसे बहुत बुरी तरह मारा था। उसकी जख्मी दोस्त कहती है कि प्लीज आज रात तो मेरे साथ मेरे घर पर रुक जाओ क्योंकि मेरी डैड मुझे फिर से बहुत मारेंगे। इस बात का वो कोई जवाब नहीं देती। अब ये दोस्ती जब लंच करने कैंटीन में गई तो वहाँ कुछ लड़कियाँ ये अफवाह फैला रही थी कि युंजू ने कूदकर अपनी जान इसलिए दी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। ये अफवाह सुनकर सोई को काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो अपने दोनों दोस्तों को लेकर बाहर आती है बात करने। अब उसके ऐसा करने से उसके दोस्तों को लग रहा था कि ये अफवाह सोई ने फैलाई, जिस पर वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं ऐसा तभी नहीं कर सकती क्योंकि युंजू मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो जो बातें तय रही थी तो तभी उनकी दोस्त को पैर के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो घबरा गई। उसने जब इस बारे में दोनों को बताया और जब उन्होंने वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। सोई अफवाह की वजह से बहुत परेशान थी, इसीलिए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर से कुछ लड़कियाँ उसका रास्ता रोककर उसे परेशान करने लगती हैं और युंजू के बारे में पूछने लगती हैं, जिससे सोई को इतना गुस्सा आता है कि उन्हें साइड में धक्का मारकर वहाँ से जाने लगती है। फिर उसके सामने युंजू की छोटी बहन आ जाती है और रो रो कर उससे युंजू की माँ बनने वाली बात पूछती है। ये भी बताती है कि मैंने उसका पूरा कमरा चेक किया था लेकिन वहाँ से मुझे कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जो इस बात की तरफ इशारा करता कि युंजू अपनी जान आने वाली है। सोई इस बार भी उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। इस वजह से युंजू की बहन काफी दुखी हो गई और फैसला करती है कि अब मैं उस छत पर जाकर खुद ही इस बात का पता लगवाऊंगी कि आखिर मेरी बहन ने अपनी जान क्यों ली। वो जब छत पर गई कोई सुराग ढूंढी तो वहाँ उसे कुछ न मिला, इस वजह से वो काफी परेशान हो गई। उसे इतना दुख होता है कि वो भी छत पर आकर खोदकर अपनी जान लेने का फैसला करती है, लेकिन तभी पीछे से युंजू की आत्मा आकर अपने बहन को खींचकर उसकी जान बचा देती है। अब हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जब सोई की दोनों दोस्ती उसके जिंदगी में आई थी तो वो युंजू को तन टाइम देने लगी थी। यानी ज्यादातर अपने उन दोनों दोस्तों के साथ ही रहती थी, जबकि उनके आने से पहले युंजू और सोई हमेशा एक साथ रहा करती थी। अब उसकी दूरी की वजह से युंजू को काफी बुरा लग रहा था। इन दिनों सोई का एक लड़का भी दोस्त बन गया था जो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगी थी। वो एक साथ बहुत खुश थी, इसलिए चोरी चोरी उन्होंने शादी करनी। कुछ दिन के बाद पता चला कि सोई माँ बनने वाली है। अब जब ये बात सोई के हस्बैंड की मोन को पता चली कि मेरी बेटी ने एक तो छुट्टी से शादी कर ली और दूसरा उसकी वाइफ माँ बनने वाली है, तो उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की मेरी बेटी की वाइफ बनी और उसके बच्चे की माँ। तो इसीलिए वो सोई को हॉस्पिटल लेकर गई जहाँ उन्होंने उसके बच्चे को मरवा दिया। इस बात से सोई को बहुत दुख हुआ और जब उसने ये बात अपने हस्बैंड को बताई
भाई ने तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ ये किया, द बजाय सोए का साथ देने वो उससे रहने लगता है, कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो, मेरी लाइक द बिल्कुल भी नहीं। जो कहने के बाद वो उसे अपनी शादी ही तोड़ लेता है। इस बात से सोए इतना परेशान रहने लगी कि एक दिन गुस्से में उसने युंजू के साथ बहस करनी, जिस वजह से उनकी नाराजगी हो गई। अब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम यानी मौजूदा वक्त में आ जाता है, जहाँ रात में सोए अकेले जोरा जोड़ रही थी, लेकिन बार बार उसे ऐसा महसूस होता है जैसे 7 बड़े झूले में युंजू की आत्मा बैठी है, जिसका चेहरा खून से भरा हुआ है। इस वजह से वो इतना घबरा गई थी, हड़बड़ी में वो झूले से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह सोए जब क्लास में अकेली बैठी थी तो यहाँ वही बदतमीज लड़की आकर उसे धक्का मारती है, वैसे परेशान करने लगी और युंजू की मौत के बारे में पूछने लगती है। कहती है कि मैं जान गई हूँ कि तुम और युंजू बहुत अच्छे दोस्ती थी, इतनी अच्छी कि तुम्हारा बहुत प्यार था, लेकिन तुम्हारे दोनों दोस्तों को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। वो जानबूझकर तुम्हारी दोस्ती में घुस गई, इसलिए ताकि युंजू हर वक्त टेंशन में रही, उसको पढ़ाई में दिन न लगे, जिस वजह से उसकी फर्स्ट पोजीशन न आई। और तुम्हारी वो दोस्त जो हमेशा फर्स्ट आती थी, हर बार की तरह वही फर्स्ट आई, तो इसी वजह से तुम ही युंजू की मौत के जिम्मेदार हो। तुम्हारी ये टेंशन से उसने परेशान होकर अपनी जान दी। ये सुनकर सोई को बहुत दुख होता है, इसीलिए वो यहाँ से चले जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ युंजू की आत्मा आ जाती है और पीछे से उस लड़की पर हमला करके उसका मुंह पकड़ लेती है, दम घोट कर जान से मारने की कोशिश करने लगती है। असल में युंजू की आत्मा ऐसा इसलिए कर रही थी कि ये बदतमीज लड़की बार बार सोई को परेशान कर रही थी, ताकि वो इसकी बातों से तंग आकर टेंशन लेकर अपनी जान ले ली। कुछ देर के बाद सोई जब क्लास में वापस आई तो वो लड़की वहाँ से गायब थी, जो देखकर उसे काफी हैरानी हुई। खैर अब स्कूल में ये अफवाह फैल गई थी कि युंजू ने इसलिए अपनी जान ली क्योंकि सोई उसको छोड़कर अपने दूर दोस्तों के साथ वक्त गुजारने लगी थी। इन सब बातों का सोई पर काफी बुरा असर पड़ता है, वो बहुत दुखी हो गई और बस इसी के बारे में हर वक्त सोचने लगती है। इतना परेशान हो गई थी कि एक खिड़की पर अपना हाथ जोर से देकर मारती है, जिससे वहां का कांच टूट जाता है, जिसके सोई के हाथ पर भी काफी गहरी चोट लग गई थी, जिससे उसका खून बहने लगता है। सोई के हस्बैंड की मॉम गाड़ी से कहीं जा रही थी, वो फोन सुन रही थी और बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन तभी अचानक उन्हें गाड़ी में अजीब सा महसूस होने लगा, जिसके साथ ही दर्दनाक आवाज वहां आना शुरू हो गई। ये आवाज इतनी बुरी और तकलीफ दी थी कि उनके कानों में चुभन पैदा कर रही थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिया, लेकिन फिर भी नाकाबिले बर्दाश्त आवाज की वजह से उनके कानों के पर्दे फट जाते हैं और उनका खून बहने लगता है। साथ ही साथ अब आंखों, नाक और मुंह से भी खून बहने लगा था, जिस वजह से उन्हें इतनी तकलीफ हुई कि वही उनकी मौत हो जाती है। वो भी बहुत दर्दनाक। उन्हें भी युंजू की आत्मा नहीं मारा था, क्योंकि सोई के बच्चे को उन्होंने मरवाया था, इसलिए जिससे हम जान पाई रही युंजू हर उस इंसान को मार रही है जिन्होंने कभी भी सोई को परेशान किया हो, उसे तकलीफ पहुंचाई हो। अब स्कूल में सोई की दोस्त उसे फंसाने के लिए लड़कियों को कह रही होती है कि उस रात छत पर युंजू के साथ सोई भी थी। उन दोनों ने एक साथ मिलकर अपनी जान लेने का फैसला किया था, लेकिन मरी तो सिर्फ युंजू ही, जबकि सोई न्यूज के साथ बेईमानी की और उसने अपनी जान नहीं ली। ये बताने के बाद जब वो वॉशरूम में आई तो उसके सामने युंजू की आत्मा आ जाती है, जो खून से लथपथ थी, जिससे वो इतना डर गई कि पीछे जाकर गिरती है। थोड़ी देर के बाद जब वो क्लास में आई तो अपने दोस्त को इस बारे में बताती है कि मैंने वॉशरूम में युंजू की आत्मा को देखा, वो अब हमें भी नहीं छोड़ेगी। जो सुनकर उसके दोस्त को यकीन नहीं आता, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बस इसका वहम होगा। अब जब वो क्लास से बाहर आई तो उसे फिर से खिड़की के बाहर युंजू की आत्मा दिखाई देती है, जिससे वो इतना घबरा गई है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर साई वहाँ आई तो उसने बता दिया कि बाहर युंजू की आत्मा है। अब जब सारे बच्चों ने बाहर देखा तो वहाँ युंजू की आत्मा कहीं भी दिखाई नहीं देती, बस वहाँ युंजू की छोटी बहन खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद युंजू की छोटी बहन क्लास में आती है सोई से मिलने के लिए। इस बार वो अपनी बहन के बारे में सोई से कोई सवाल नहीं करती, बल्कि उसे रिलैक्स करती है, शांत करने लगी, क्योंकि इस वक्त भी सोई काफी परेशान थी, जिससे हम समझ पाए कि असल में युंजू की आत्मा ने अपनी बहन को सब कुछ सच सच बता दिया था। अब जब सोई की वही दोस्त जिसे बार बार युंजू की आत्मा दिखाई दे रही थी, वो उसकी बहन के बाल पकड़कर उसे पीटने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि युंजू की बहन ही बार बार अपनी बहन की आत्मा बनकर मुझे डरा रही है। ये देखकर सोई उन लोगों की लड़ाई छुड़वाकर उन्हें शांत करती है और युंजू की बहन को वहां से जाने का कहती है। अब युंजू की बहन वहां से जाने के लिए मान तो गई और जाते जाती वो सोई की दूसरी दोस्त को कहती है ये अच्छा होगा अगर तुम सारी सच्चाई सबको बता दो, जिस बात से सोई की उस दोस्त को इतना गुस्सा आता है कि वो युंजू की बहन को धक्का मारकर क्लास से बाहर करती है और दरवाजा बंद कर देती है। अब सोई के पास जख्मी दोस्त जिसे बार बार युंजू की आत्मा नजर आ रही थी, डर की वजह से वो वॉशरूम में आकर छुप जाती है, पर तभी यहाँ उसकी दूसरी दोस्त आकर उसे संभालती है और
समझाने लगी कि देखो तो खामखा युंजू की आत्मा से डर रही हो, वो मर चुकी है और अब कभी भी वापस नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी उसकी दोस्त को डर लग रहा था, इसलिए वो कहती है कि चलो बता देती है सबको सारी सच्चाई, जो सुनकर उसकी दूसरी दोस्त ऐसा करने से मना करती है। मुझे लगा कि अगर ये बाहर गई तो अपना मुंह खोलकर सारा कान खराब कर देगी, इसीलिए उसे स्टोर रूम में बंद करके वहाँ से चली जाती है। सो जब क्लास में अकेली थी तो उसने नौकर से किसी लड़की के बाहर आते हुए नजर आती है। उसने जैसे वो बाहर की तरफ खींची, अचानक लॉकर खुल गया। वहाँ उस बदतमीज लड़की की लाश पड़ी थी जिसकी हालत बहुत बुरी थी, ये तो खून से भरी हुई थी, ऊपर से उसे तोड़ मरोड़ कर लॉकर में रखा हुआ था, जो देखकर सोई काफी डर जाती है। अब सोई की वो दोस्त जो स्टोर रूम में बंद थी वहाँ आकर युंजो उसे डराने लगती है, जिससे वो इतना घबरा गई कि दूर दूर जाके गिर रही थी। जबकि उसकी दूसरी दोस्त जिसने उसे स्टोर रूम में बंद किया था और अपने कंप्यूटर क्लास ले रही होती है, तभी अचानक वो देखती है कि कंप्यूटर के अंदर से युंजो की आत्मा निकलकर बाहर आ रही है, जिससे वो इतना घबरा गई कि वह नीचे गिर जाती है। वो फौरन उठ के खड़ी हुई और अपने दोस्त को चेक करने स्टोर रूम में आती है, लेकिन उसकी दोस्त वहाँ मिलने की बजाय उसे वॉशरूम में मिलती है। इसके पूछने पर उसने बताया कि मुझे यहाँ युंजो की आत्मा लेकर आई है और अब वो चाहती है कि हम सारी सच्चाई और स्कूल को बता दें, वरना वो हमारे साथ बहुत बुरा करेगी। ये बताने के बाद वो अपने दोस्त को धक्का देकर स्कूल के छत पर आ जाती है ताकि यहाँ से कूद कर अपनी जान ले सके, क्योंकि इस तरह डर डर कर वो तंग आ गई थी। तभी यहाँ भी उसके दोस्त आ गई, समझाने लगती है कि देखो आप मत बनो, जो कर रही हो ऐसा। तो वो जवाब देती है क्योंकि इस तरह सच को अपने अंदर दबाकर मैं नहीं रह सकती और मेरी डैड भी मुझसे प्यार नहीं करती, जब दिल चाहे मुझे पेट की रख देती है। सच ना बताने की वजह से युंजू मुझे डराने आ जाती है, इसीलिए अब मेरा मरना ही ठीक है। इतना कहती है वो दीवार से कूद जाती है और वही मौके पर उसकी मौत हो जाती है। अब उसे ये सब पड़ता सोए ने भी देख लिया था, इसीलिए वो जल्दी से उसके पास आकर उसकी लाश को अपने गोद में लेकर रोने लगती है। इतनी देर में यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स आ गई, यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है और चूंकि इस सब की वजह से सोए सदमे में चली गई थी, इसी तरह से टीचर संभालती है, जिसके बाद उसे घर भेज दिया जाता है। अब इनकी दूसरी दोस्त दूर से ही खड़ी होकर उसकी लाश को देख रही थी, हालांकि वो उसकी दोस्त थी पर वो उसके पास तक नहीं आती बल्कि खुश थी क्योंकि उनकी सच्चाई जानने वाली एक लड़की कम हो गई थी। देर रात के वक्त वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है ताकि वो चाबी वापस ले सके जो कि प्रिंसिपल ने उसे वापस ले ली थी। वो चाबी ढूंढ रही थी कि तभी अचानक उसके सामने युंजू की बहन आ जाती है, चाबी उसके हाथ में थी। इसे दिखाकर वो कहती है चलो बोलो, सारी सच्चाई बता दो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती, उल्टा उसी के सर पर किसी चीज से वार करके उसे बेहोश कर देती है। बेहोश करने के बाद वो उसके पास जाकर चुटकी से कहती है कि तुम्हारी बहन युंजू पागल थी जो सोई की जगह खुद मर गई। ये कहने के बाद वो यहाँ से सीधा चर्च में जाती है। उस रात इन्होंने जो अपनी जान लेने वाला नोट लिखा था उसे जला देती है ताकि उस रात का कोई भी सुराग बच न सके। ये करने के बाद वो सीधा सोई के पास जाती है पर उसे कहने लगी कि हमारी उस दोस्त को युंजू ने ही माना है और अब वो हमें भी नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी। तो चलो तो चर्च जाती है ताकि गौर से अपनी गलतियों की माफी मांग सके। ये बात मानकर सोई उसके साथ चर्च में आ जाती है। जैसे दोनों एक कमरे में जाने के लिए अंदर गई तो उसकी दोस्त फौरन बाहर आकर दरवाजा लगा देती है और सोई को अंदर ही बंद कर देती है। और अभी यहाँ ये राज खोलती है कि उस रात मैंने अपने जान लेने का प्लान सिर्फ तुम्हें ही मारने के लिए बनाया था, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हें हमेशा फर्स्ट आने से रह जाती थी। यानी कि उस रात प्लान के मुताबिक सोई के दोनों दोस्तों ने सोचा था कि इस प्लान में हम सोई को धोखा देंगे, यानी मरने का प्लान होगा तीनों का ही, लेकिन जब कूदने की बारी आएगी वो ना कूद कर सिर्फ सोई को ही कुदा देंगी। इसी के साथ हमें पास्ट यानी माजी का वो वक्त दिखाया जाता है जब ये सब कुछ हुआ था, जहाँ चर्च में सोई और उसके दोनों दोस्ती बैठकर अपनी अपनी जिंदगियों के मसले बता रही थी और जान लेने का प्लान बनाती है। अब जिस दिन इन्हें अपना ये प्लान सरंजाम देना था उससे एक दिन पहले सोई की दोनों दोस्ती ये प्लान बनाती है कि हम सिर्फ सोई का कूदने में साथ देंगे और उसके साथ कूदकर अपनी जान नहीं लेंगे, जिससे सिर्फ वही मरेगी, हमारा काम भी हो जाएगा, किसी को शक भी नहीं होगा। अब प्रेजेंट टाइम में सोई की दोस्त सोई पर हमला कर देती है, उसका गला घोट कर जान से मारने की कोशिश करती है, फिर तार उसके गले में लपेट कर फांसी से लटका देती है। ऐसा वो इसलिए कर रही थी तभी सोई थी मरने पर सबको यही लगी बे इसने भी अपनी जान ली, जिससे उस रात वाली सच्चाई को जानने बनी। आखिर सोई भी मारी जाए और किसी को कभी भी उस रात के बारे में नहीं पता चलेगा। बट तभी युंजू के बहन आ जाती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि युंजू ने उसके जिस्म को पोजेस किया हुआ है, यानी उसे अपने कंट्रोल में कर युंजू उसके अंदर आ गई है। वो यहाँ आते ही अपनी ताकतों से सोई को फांसी से निकाल कर उसकी जान बचा देती है और वो सोई के दोस्त को फांसी पर लटका देती है। दार को इतनी जोर से
उसे खींचती है कि उसका गला दब जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद अब उन्हें वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन इन तीनों ने अपनी जान लेनी थी। उनका प्लान रात का था, जबकि सुबह को स्कूल टाइम सोई युंजू को बता देती है कि आज मैं अपनी दोनों दोस्तों के साथ अपनी जान लेने वाली हूँ। ये बताते हुए सोई रो रही थी, पर युंजू से शांत करती है, ये कहकर कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगी, तो मैं भी तुम्हारे साथ इस प्लान में शामिल हूँ, आज अपनी जान नहीं लूंगी। अब इस रात जब वो तीनों अपनी जान लेने का वादा कर रही थी, तो तभी किसी ने चर्च का दरवाजा खटखटाया था। और ये वही सीन था जो हमने शुरुआत में देखा था। उस वक्त हमें ये दिखाया नहीं गया कि उस वक्त दरवाजे पर कौन था। तो अब हम यहाँ जान पाए कि उस वक्त वहाँ युंजू आई थी। सबसे आखिर में वो इसमें आई थी क्योंकि आने में उसे देर हो गई थी। वो भी अपना खून उस कागज पर डालती है और अभी चारों एक साथ मरने का फैसला करती है। हालांकि यह सोई युंजू को ऐसा करने से मना भी करती है, लेकिन उसका कहना था कि मैं जीते जी भी और मरने के बाद भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसकी बात वो नहीं मानती। इसके बाद वो चारों लड़कियां छत पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है ताकि कूद कर अपनी जान ले सके। लेकिन तभी सोई के एक दोस्त बेईमानी कर देती है, वो युंजू का हाथ छोड़ देती है, जिससे युंजू नीचे भी नहीं दिखती है। जब तक सोई इस बात को नोटिस करती है काफी देर हो चुकी थी। हालांकि उसे बचाने के लिए सोई युंजू का हाथ भी पकड़ती है, लेकिन तब तक वो नीचे कूद कर मारी जाती है। ये देखकर हमें पता चला कि सोई की दोनों दोस्तें चाहती थी युंजू और सोई दोनों एक साथ मर जाएं और वो दोनों बच जाएं, और यहाँ मरी तो सिर्फ युंजू। प्रेजेंट टाइम में हम युंजू की आत्मा और सोई को छत पर खड़ा हुआ देखते हैं। यह दोनों एक दूसरे को प्यार करती हैं। यह सोई जज्बाती होकर युंजू से माफी मांगती है, तो वो सोई की गले से लग जाती है। अब सोई देखती है कि ये मुझसे इतना प्यार करती है, इसीलिए उसने फैसला किया कि मैं भी कूद कर अपनी जान नहीं लूंगी, फिर हमेशा युंजू के साथ रहूंगी जैसा हमने वादा लिया था। और वो उसका हाथ पकड़कर छत की दीवार पर खड़ी हो जाती है। जैसे कूदने लगी, युंजू की बहन आकर सोई का हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है। तब यहाँ अपनी बहन को देखकर युंजू सोई से कहती है कि तुम मरने की बजाय मेरे साथ जाने की बजाय जिंदा रहो और मेरे बाद मेरी बहन की बड़ी बहन बनकर उसका ख्याल रखो। जिस पर सोई उसे वादा करती है कि तुम परेशान ना हो, मैं ऐसे ही करूंगी, तो वे ऐसे तभी वे कोई शिकायत नहीं होगी। ये सुनकर युंजू की आत्मा काफी खुश हो गई और अब वो इन दोनों को हमेशा के लिए छोड़कर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम सोई के हस्बैंड को देखते हैं, जिसने अब दूसरी शादी कर ली थी। वो दोनों जैसी लिफ्ट में गई, हम लड़की का चेहरा देख पाते हैं जो हो बाओ युंजू जैसा लग रहा था, जिसका मतलब कि युंजू ने इसको भी पोजेस्ट कर लिया है और अब वो उस लड़की के अंदर आ चुकी है। यहाँ वो उसके हस्बैंड से सोई का बदला लेने आई थी, जिसने सोई के साथ इतना बुरा किया था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।